हेलो बच्चों, आज हम समास के भेद के बारे में बताएंगे और उसके कितने भेद होते हैं ये भी बताएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे और उसको कैसे पहचानें कि ये कौन सा समास है। सबसे मेन बात यह है कि हम उसको कैसे पहचानें। उसको पहचानने के लिए हमें प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये समास को हम किस तरह से पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब हम समास के भेद के बारे में आपको बताते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के 4 भेद होते हैं। पहला इसका भेद है तत्पुरुष समास, और दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा अव्ययी भाव समास। तो तत्पुरुष समास जो है हमारा पहला समास है। तत्पुरुष समास में या किसी भी समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें क्या होता है, जो पूर्व पद है वो गौण होता है, ये सबसे बड़ी पहचान और विशेषता है तत्पुरुष समास की। और उत्तर पद प्रधान होता है। इसके साथ ही पूर्व पद विशेषण होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और इसका जो उत्तर पद होता है, प्रधान होने के साथ उत्तर पद इसका विशेष्य होता है। इसको हम एग्जाम्पल से आपको अभी बताएंगे। अब आप देखिए, ये समस्त पद है यानी आपका समास है और तत्पुरुष समास है। इसमें आप पहला इसका उदाहरण है युद्ध क्षेत्र। अब आपने देखा इसमें युद्ध का क्षेत्र यानी ये युद्ध पहला है पूर्व पद युद्ध, और इसको कारकीय चिन्ह से जोड़ा गया है का, यानी युद्ध का क्षेत्र। उत्तर पद इसका क्षेत्र है, तो उत्तर पद इसका प्रधान है यानी युद्ध का क्षेत्र। और दूसरा है इसका उदाहरण गुरु दक्षिणा। इसको गुरु के लिए दक्षिणा, तो आपने देखा ये पूर्व पद इसका गौड़ है और इसका उत्तर पद प्रधान है। इसी तरह यश प्राप्त, यश को प्राप्त। पर्ण कुटी, पर्ण से बनी कुटी। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। आप बीती, आप पर बीती। अब आपने एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखी कि जब भी हम विग्रह करते हैं तो कारकीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये कारकीय चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है, का, के लिए, को, से बनी, में, पर। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इन कारकीय चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के हमने और भेद किए हैं। तो ये भेद हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और मैंने इनके चिन्हों को ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको कारक चिन्ह आसानी से समझ में आ जाए। कारक चिन्ह को आपने पढ़ा ही होगा उससे पहले की कक्षाओं में कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। इसी तरह करण का से, तो ये करण तत्पुरुष बन गया। और इसका संप्रदान तत्पुरुष बन गया, इसका जो कारक चिन्ह है के लिए, और इसका से जो अलग होने की अवस्था में प्रयोग होता है अपादान तत्पुरुष में, और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इन भेदों के अलावा एक अगला भेद और होता है न्य तत्पुरुष। इसमें विग्रह के समय न अवयव जोड़ा जाता है, जिसको हम आपको उदाहरण से बताएंगे। इसमें विग्रह करते समय जो न्य तत्पुरुष मैंने आपको बताया, जैसे असफल, तो इसका विग्रह करने पे इसका जो आया विग्रह करने पे कि जो सफल ना हो यानी न आया, तो न सफल। इसी तरह अज्ञान, ज्ञान का अभाव यानी न ज्ञान, तो ये जो न आ रहा है ना, न ज्ञान। इसी तरह नास्तिक, जो आस्तिक न हो, न आस्तिक। अनर्थ, जिसका कोई अर्थ न हो, न अर्थ। तो इस तरह से आपने देखा जो ये नया तत्पुरुष है, तो उसमें आपको इसमें ये ऐसे जो आप देखेंगे इस तरह के एग्जाम्पल, तो उसमें आप समझ जाएंगे कौन सा ये तत्पुरुष समास है, नया तत्पुरुष समास। इसी तरह विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर आप ये देखेंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है। तो इस तरह विग्रह करने से आप जो कारकीय चिन्ह है उससे आप समझ जाएंगे।
तो ये जैसे जेब कतरा है, तो जेब को कतरने वाला। प्रेमाकुल, प्रेम से आकुल। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। कर्महीन, कर्म से हीन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखी कि जेब को कतरने वाला, प्रेम से आकुल, रसोई के लिए घर, के लिए, से, का, पर, ये सारे कारकीय चिन्हों के द्वारा ही इनका विग्रह हुआ है। इसीलिए तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और उसी आधार पे अभी हमने आपको बताए हैं इसके भेद। सारे कारक चिन्हों के आधार पर, कारक के नाम पर ही इसके भेद हैं। इसके अलावा भी इसके उपभेद हैं तत्पुरुष समास के। वो उपभेद ये हैं तत्पुरुष समास के कि पहला उपभेद है इसका कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। इसको भी बहुत अच्छे से अभी हम आपको बताएंगे, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है और ये इसके भेद क्यों है। इसके कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद आप दोनों देखें। पूर्व पद इसमें भी विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, लेकिन जो पूर्व पद है वो उपमेय होता है और जो उत्तर पद है उपमान होता है, और दोनों उपमेय और उपमान में एक संबंध बनता है। तो यही संबंध कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे उदाहरण है, महान है जो आत्मा, ये इसका विग्रह है महात्मा का। तो ये समस्त पद है महात्मा, इसका विग्रह करने पर बना ये महान है जो आत्मा। इसी तरह मुख चंद्र, यानी मुख और चंद्र का विग्रह किया गया है। में क्या है, मुख जो है पहला पद है और चंद्र जो है दूसरा पद है। चंद्र के, मुख और चंद्र के बीच उपमेय और उपमान का संबंध है। ये देखिए मुख और चंद्र, उपमेय है ये पहला और ये उपमान। मुख उपमेय है और चंद्र उपमान। उपमेय किसे कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि उपमेय उसे कहते हैं कि जिस वस्तु या व्यक्ति की उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु या व्यक्ति से दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो विशेषण और विशेष का जो संबंध वाले कर्मधारय समास होते हैं वो इस तरह से हैं। जैसे नीलकंठ, इसमें नील जो है विशेषण बन गया और कंठ है विशेष। इसमें समस्त पद आपने देखा नीलकंठ, इसका विग्रह करने पर नील और कंठ हुआ। तो अब इसी तरह महा क्या है विशेषण और आत्मा क्या है विशेष। इसी तरह इसका समास बना ये महात्मा और इसका विग्रह करने पर बना महान है जो आत्मा। तो ये कर्मधारय समास हुआ। कारक समास के अलावा जो दूसरा भेद है वो द्विगु समास है। द्विगु समास को आप कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आपको ये पद देखना पड़ेगा कि कैसा होता है। तो उसकी विशेषता क्या है, इसमें जो पहला पद है यानी पूर्व पद है वो गौड़ होता है और जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि पूर्व पद जो है क्या होता है, पूर्व पद, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाली है और ध्यान में रखने वाली है कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। किस तरह का होता है, संख्यावाची विशेषण। आप इस बात पे गौर करेंगे तो आपको द्विगु समास बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप इसका उदाहरण देखिए कि ये है पंचतंत्र। पंचतंत्र, इसका विग्रह हमने करा तो ये कर्मधारय समास है कि जैसे पाँच है तंत्र जो। और द्विगु समास में जब इसका विग्रह हुआ तो पांच तंत्रों का समाहार, यानी पांच जो है क्या बता रहा है आपको, संख्यावाची विशेषण, यानी पांच तंत्रों का समाहार यानी समूह। अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां हैं जो।
तो ये कर्मधारय समास है। और 8 सिद्धियों का समाहार यानी समूह, ये हुआ आपका द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जो, और 4 भुजाओं का समाहार यानी ये द्विगु समास हुआ। चवन्नी यानी 4 आने हैं जो, 4 आनों का समाहार आपने देखा, 4 आनों का समूह या समाहार, ये कहलाएगा द्विगु समास। इसीलिए ये तत्पुरुष समास के दोनों उपभेद हैं। ने तत्पुरुष समास को डिटेल में पढ़ा और आप बहुत अच्छा उसके भेद समझ गए होंगे। अब ये समास का ये जो दूसरा भेद है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें समस्त पद जो होता है, समस्त पद यानी जो आपका समास है उसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद इसका गौण होता है और उत्तर पद भी गौण होता है। ये इम्पॉर्टेंट वाली बात है कि दोनों पद गौण होते हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि दोनों पद इसके गौण होते हैं, दोनों पद। और एक बात और है कि दोनों पद आपस में मिलकर एक बाहरी पद की प्रधानता को बताते हैं। अब इसको किस की प्रधानता को बताते हैं, बाहरी पद की। जैसे ये त्रिलोचन है, ठीक है, त्रिलोचन। तो त्रिलोचन यानी जिसके 3 है लोचन, तो ये बाहरी पद की किसकी तरफ वो कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। बाहरी पद कौन है, बाहरी पद को किसकी प्रधानता बता रहे हैं, यानी कि महादेव। कोई और त्रिलोचन वाला कोई तीस की तरफ इसका इशारा है, यानी महादेव की तरफ, महादेव यानी शिव। इसी तरह अंशुमाली, अंशुमाली यानी अंशु, अंशु कहते हैं जैसे किरणों को, किरणें हैं मालाएं जिसकी, यानी सूर्य। तो तीसरा जो प्रधानता बता रहे हैं किसकी बताई जा रही है, इसमें सूर्य की। इसी तरह घनश्याम, घनश्याम माने घन के समान, घन के समान श्याम। काले, श्याम कहते हैं काले को, काले हैं जो, यानी कृष्ण। जो तीसरा पद है यानी बाहरी पद, उसकी प्रधानता बताई जा रही है। इसी तरह विषधर, विषधर विष को धारण करता है जो, यानी सर्प। इसी तरह चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा। इसी तरह गिरिधर, गिरिधर माने गिरि को धारण करने वाला, यानी श्री कृष्ण। आपने देखा कि बहुत ही अच्छी तरह से बहुब्रीहि समास आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि इसमें पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद भी गौड़ होता है इसका, और इसको बाहरी पद की प्रधानता बताई जाती है। समास का हमारा तीसरा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जो हमारा पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है और उत्तर पद भी इसके साथ साथ प्रधान होता है, यानी दाल चावल, यानी दोनों पद प्रधान है। जल थल दोनों प्रधान है। माता पिता, नदी नाले, छोटा बड़ा, राधा कृष्ण, आगे पीछे, हार जीत, गुण दोष, यानी दोनों की प्रधानता है, एक की नहीं दोनों की। जैसे दाल और चावल, इसमें गुण और दोष दोनों हैं, इसमें गुण भी है और दोष, दोनों की प्रधानता है कि दाल और चावल। जल थल, जल और थल। माता और पिता, माता और पिता दोनों की प्रधानता है, गुण और दोष दोनों की प्रधानता है। तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया। इसी तरह नदी और नाले, छोटा और बड़ा, राधा और कृष्ण, आगे और पीछे, हार और जीत, गुण और दोष, ये द्वंद्व समास है। अब इसके अलावा आपका जो चौथा समास है वो है, जो हमारा समास का प्रकार है वो है अव्ययी भाव समास, और इसमें पूर्व पद अवयव होता है यानी अविकारी होता है। जैसे आजीवन, आजीवन, इसमें अवयव क्या है, आ, और इसका विग्रह करने पर होगा जीवन भर। और यथोचित, यानी इसका अवयव हुआ यथा, यानी इसका विग्रह करने पर बनेगा जितना उचित हो, जितना उचित हो, जितना उचित हो।
इसी तरह यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा। भरपूर, भर जो पूरा भरा हुआ होता है उसे कहते हैं भरपूर, तो इसमें अवयव क्या है, भर। इसी तरह बेमिसाल, यानी जिसकी मिसाल ना हो, जिसकी मिसाल ना हो विग्रह करने पर। इसी तरह भरपूर, भरपूर। तो इसमें जो हमने अवयव इस्तेमाल करा वो है आ, यथा, यथा, भर, बे और भर। तो ये अव्ययी भाव समास हुआ। अब आपने देखा ये चारों समास आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।